वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सेट एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ हम ले रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट सीरीज़ जो है वो हो चुकी है। कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो माई सेल्फ पूजा गई। एंड इसी तरह से अगर आपको अलग अलग वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के सेट एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे भी 10 क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज एन इनवर्ट शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट? यस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उसमें उसकी इंक्रीजिंग कैपेसिटी होती है बट डिक्रीजिंग भी होती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसका मतलब क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शिफ्ट को मतलब जब भी इनवर्ट शिफ्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, नो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन या हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो द राइट आंसर इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। वाई? हियर द आंसर इज दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे अगर ऑरेंजेस है और मैंगो है, ऐसी दो तरह की कमोडिटीज़ हमने अगर ले ली, ठीक है, कर्व पर ग्राफ में दिखाने के लिए, दैट कैन बी अचीव्ड इन एन इकोनॉमी गिवन द रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी विच आर टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। देयरफॉर टू अचीव एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीसी, मतलब अगर हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बियॉन्ड जाना है, देयर इज नीड फॉर इंक्रीजिंग प्रेजेंट सप्लाई ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी विच लीड्स टू एन आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी एज ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम पीपीसी के आगे जाएंगे, मतलब बियॉन्ड जाएंगे, तब उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी कि इसका फ़ायदा हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में होने वाला है। ओके, सो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इज़ द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इसेंशियली, मतलब शुरुआत में उसको क्या बोलते थे? बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या था? दैट सिंपली मीन्स अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पता है होता क्या है कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जाती है इन डेप्थ। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एरिया ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, मतलब बिजनेस को अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मार्केट का, ऑर्गेनाइजेशंस का, प्रोडक्शन का, परचेसेस का, अलग अलग यूनिट्स का, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सारी चीज़ें। इट इज़ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस इशूज़ कवर्ड लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्शन करोगे जिस भी प्रोडक्ट का, तो इसमें आपको ये भी कैलकुलेट करना होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी मॉडल्स, बेस्ट प्राइसेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उसके बाद प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, एंड आफ्टर दैट आप मैक्रो इकोनॉमिक की तरफ जाते हो। माइक्रो का एक बार स्टडी कर लिया तो आप मैक्रो की तरफ जाते हो, जिसका फ़ायदा आपको नेशनल इनकम, टोटल पॉपुलेशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करने के लिए मिलता है। एज वी मूव डाउन अलॉन्ग डिमांड कर्व, जो भी आपका डिमांड कर्व है, आप जैसे जैसे नीचे जाते हो कॉन्स्टेंट स्लोप, प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है या मल्टीपल? ऑब्वियसली अगर आप डाउनवर्ड जाते हो तो आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो घटने लगती है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। अनदर क्वेश्चन इज इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 1, यानी कि आप जब मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, ये सारी चीज़ें दिखाते हो डिमांड कर्व पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 होगी, ई डी इज़ इक्वल टू 1, तो इसमें क्या होगा? मतलब मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू का रिलेशन इसके साथ क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ पे AR MR दिखाया है, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू दिखाया है। ठीक है, तो MR यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये है कहना है कि ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1, यानी कि अगर वो यूनिटरी होगी, यूनिटरी यानी कि यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे जा रही है? देखिए यहाँ से ये लाइन जो है वो यहाँ जा रही है। ठीक है, यानी कि MR इज़ इक्वल टू 0 और ED इज़ इक्वल टू 1। तो सिंपली आपको समझ में आया कि MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन किस तरह का होता है, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी?
नीचे दिए गए में से कौन सा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU का एजम्पशन नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो भी लॉज है उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से एजम्पशंस है नहीं है। इसमें दिया है रैशनलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, देन होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड होमोजीनियस यूनिट्स एंड कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन। तो रैशनलिटी इसका एजम्पशन है, यहाँ पे हमें नॉट याद रखना है। ठीक है, तो ये है इसलिए हम ये इसको नहीं लेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी है, होमोजीनियस यूनिट्स भी है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता है, जो प्रोडक्शन है वो फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, कंजम्पशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन नहीं रहता, एक्चुअली प्रोडक्शन की जगह पे यहाँ पे कंजम्पशन रहता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो है वो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से आप लॉ ऑफ DMU जो है वो सीख सकते हो। जैसे हम पानी पूरी या फिर कोई भी एक ऐसी स्वीट हो, ठीक है, हमें बहुत पसंद है, बट यहाँ पे आइसक्रीम दिया है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ जो एक्सेस में हो जाए तो आप उसके बाद उसको क्या करते हो, थोड़ा सा आपका उसमें उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि कंज्यूमर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही खुद को उससे सेटिस्फाई कर सकता है, उसके बाद जो है वो उसका इंटरेस्ट उसमें से चला जाता है। अनदर वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब क्या कि जो भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है, ठीक है, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो होती है प्रोडक्शन की वो सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ही ये लॉ वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सम इनपुट्स आर कीप फिक्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, येस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में इनपुट जो होते हैं ना वो फिक्स रहते हैं, मतलब आप किससे प्रोडक्शन करने जा रहे हो, प्रोडक्ट किससे बनने वाला है, मतलब जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन फैक्टर प्रपोर्शंस, येस। कौन से फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो यहाँ पे चेंज ऑफ पॉसिबिलिटी है क्या, एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इन ऑल 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बात क्या बताई गई है कि टेक्नोलॉजी अनचेंज रहती है, इनपुट्स फिक्स रहते हैं एंड फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, बट रिटर्न टू स्केल जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि जो भी स्टेजेस हैं वो चेंज होने लगती है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड निगेटिव। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिटर्न टू स्केल जो होता है वो चेंज होता रहता है, इसलिए उसको वेरिएबल प्रपोर्शन बोला गया है, बिकॉज नाम में ही लिखा है वेरिएबल, यानी कि फ्लेक्सिबल, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। अनदर वन इज डैश शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एक्सपांशन पाथ, आइसोकॉस्ट, आइसोबार या आइसोकॉन्ट। तो एक्सपांशन पाथ यानी कि यहाँ पे एक्सटेंड होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारा जो आंसर है वो है आइसोकॉन्ट। क्यों? बिकॉज in economics isocont is curve that when displayed on graph displays all pairings of two components that result in particular output. ग्राफ पे दिखाया जाता है आइसोकॉन्ट्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्शन कंपनी होती है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, जो हमें क्या दिखाता है, आइडियल मिक्स ऑफ इनपुट्स, मतलब आपने प्रोडक्शन के लिए क्या क्या इनपुट्स रॉ मटेरियल यूज़ किया है, विल प्रोवाइड मोस्ट आउटपुट एट द लोएस्ट कॉस्ट। ये क्या दिखाने की कोशिश करता है कि कम से कम खर्चे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। इन द शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव फर्म मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय चूजिंग एन आउटपुट एट विच प्राइस इज। शॉर्ट रन जो भी आपका पीरियड होता है, टाइम पीरियड, तो आपकी जो कॉम्पिटिटर फर्म है वो अपना जो प्रॉफिट है वो क्या करती है, बढ़ाने की कोशिश करती है, जहाँ पे प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल होनी चाहिए। ओके, जो भी प्राइस है वो इक्वल। क्यों? मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिलो होता है तब आप मनी लूज कर रहे हो, यानी कि आपको लॉस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट भी रिड्यूस होता है। बट मैक्सिमाइज कब होता है? जब आपका रेवेन्यू एंड आपका कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होते हैं, तब आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर द मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस। इसी में आंसर है। जो भी मोनोपोली होती है, यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, ये आपको पता है, बट वो क्या करता है, अलग अलग कस्टमर्स को कभी कभी अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यानी कि आप अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हो। ओके, अनदर लास्ट क्वेश्चन इज
डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय AC Pigou। यस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो AC Pigou इस इकोनॉमिस्ट ने दी थी। अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर सरप्लस इज़ ज़ीरो। क्या बोल रहे हैं ये कि फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इसको हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। हाईएस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन, मतलब जो भी कंजम्पशन होता है तो वो हाईएस्ट प्राइस, हर एक यूनिट की हाईएस्ट प्राइस जो होती है तो वहाँ पे चार्ज किया जाता है। कंपनी ऑब्टेन्स ऑल पॉसिबल कंज्यूमर सरप्लस फॉर इटसेल्फ, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज की जाए ऐसा इसमें देखा जाता है, तो इसलिए कंज्यूमर सरप्लस होता है, कंज्यूमर का फ़ायदा यहाँ पे कम होता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि वो ज़ीरो होता है। सो आई होप आपको पता चल ही गया होगा आंसर कि A एंड B बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो आज का जो सेशन था वो इतना ही था। फिर मिलेंगे एक अलग वीडियो के साथ जहाँ पे सेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इसी तरह से सीरीज़ आपके सामने ली जाएगी, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग सब्जेक्ट के किस तरह से डील करना है। ओके, so thank you so much for watching. Stay tuned to the channel. Have a nice day ahead.